जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल @एकदम हिंदी की ओर में। मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपने स्वतंत्र भारत देश के एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आज हम कुछ जानने जा रहे हैं कि अर्थात उनका क्या विशेष योगदान रहा इस भारत देश के निर्माण में, किस लिए उनको हम लोग हमेशा जीवन पर्यंत चिरंतन काल तक अपने हृदयों में संजोए हुए हैं और उनको निरंतर याद करते रहते हैं, चाहे वो जो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व हो। हर एक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर या आज भी जहाँ कहीं भारत के नवनिर्माण की बात आती है तो हम लोग अक्सर उस महापुरुष को नहीं भूल सकते, उस महापुरुष को हमेशा याद करते रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ऐसे महापुरुष के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो के अंत तक, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो हम सोचे कि आज आप लोगों को ये जानकारी क्यों ना दी जाए। तो मित्रों, आज का दिन यानी 31 अक्टूबर का दिन भारतीयों के जीवन के लिए किसी महापर्व से कम नहीं है। इसको भी एक महापर्व के रूप में हम लोगों को मनाना चाहिए। और आज ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने समग्र भारत के निर्माण में, समग्र भारत को एकीकरण करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और अपनी इस मातृभूमि की सेवा के हेतु उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। मित्रों, जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग भारत में लौह पुरुष के नाम से भी पुकारते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात नडियाद में हुआ था। गुजरात के नडियाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ये 4 भाई थे, ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम झावेर भाई था। जैसा कि गुजरात की एक रीति और चली आती है कि पिता का नाम पुत्र के साथ जोड़ा जाता है, तो इनको वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल कहा जाता था। इनकी माता का नाम लाडबा देवी था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो स्वाध्याय से हुई थी। यानी इन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था और स्वाध्याय से उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके, उस समय के लोग ऐसे होते भी थे कि स्वाध्याय से बहुत कुछ अर्जित कर लेते थे। तो हालांकि आज तो ये हम संभव है, लेकिन हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। तो उन्होंने स्वाध्याय से सारी चीज़ें अध्ययन किया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वे लंदन गए और वहाँ पर वकालत की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। और वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत आए। और भारत में उस समय पर जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और पराधीनता की अग्नि में ये जल रहा था और कुछ भारतीय हृदयों में स्वतंत्रता की चिंगारी भपक रही थी, उसी समय पर ये भी वकालत पढ़ करके लंदन से वापस भारत आए और पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रेरित भी हुए और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निर्णय किया। और 1900 के आसपास ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और इन्होंने भारतीय किसानों के लिए, भारत की जनता के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके सारे कार्य सराहनीय हैं। मित्रों, इनकी बचपन की एक कहानी थी कि इनको इनके आँख के पास एक फोड़ा हो गया था और किसी ने इनको बताया कि ये तो बहुत नाजुक जगह है, इसमें यदि लोहे की छड़ गर्म करके इसको फोड़ दिया जाए, दाग दिया जाए, तो ये ठीक हो सकता है। बस इतना सुनने की देरी थी, इन्होंने
यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय इन बातों को सुना और तुरंत गए, लोहे की छड़ को गर्म किया और अपने आंखों में सीधे जहां पर फोड़ा हुआ था वहां पर रख लिया। इनके इस साहस भरे कार्य को देख करके, इनके इस निष्ठा को देख करके, इस ताकत को, इस साहस को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहीं से इनका नाम लौह पुरुष रखा गया। और अब हम आते हैं कि इनकी भूमिका क्या रही हमारे भारत देश में, जो हम इनको सदैव से याद करते चले आ रहे हैं और अनंत काल तक, जब तक ये भारत देश रहेगा, जब तक इसका इतिहास रहेगा, जब तक धरती आसमान रहेंगे, तब तक हम शायद इस महापुरुष को नहीं भुला सकते हैं। और ये हमारे दिलों में, लोगों के दिलों में, लोगों के हृदयों में निरंतर जीवन पर्यंत तक जीवंत रहेंगे। अपनी उस किए गए कार्य की वजह से ये हमेशा भारतीयों के हृदयों में जीवन पर्यंत तक याद रहेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसमें? ये जो आज हम भारत देश देख रहे हैं, ये भारत देश प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, यानी खंड खंड में ये बटा हुआ था। जैसे एक जिले में कई गांव होते हैं, कई तहसील होते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा संपूर्ण भारत देश कई राज्यों में विभाजित था, जिसके छोटे छोटे बड़े बड़े राजा हुआ करते थे और वो अपने राज्य की देखभाल किया करते थे। तो उस समय राजतंत्र चलता था। लेकिन जब हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन हुआ, उस समय भी हमारी ये राजतंत्र प्रणाली चली आ रही थी। अंग्रेज जो आए, वो आए थे हमारे यहाँ यानी भारत देश में केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा बहुत ही भोगी, विलासी और कुछ राजा तो निकृष्ट प्रकृति के हैं, तो उनके मन में विचार आया क्यों ना हम इन सब पे राज करें। उन्होंने साम दाम दंड भेद यानी कूट डालो नीति करो, सारी प्रक्रियाएं जो है अपनाने की कोशिश की। हालांकि उनको इस कार्य को करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये कार्य इतना आसान भी नहीं था। वो आए, सर्वप्रथम हमारे देश के शिक्षा को अध्ययन किया, हमारे देश की जो भी धर्म ग्रंथ थे, जो भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली थी, सारी चीज़ों का उन्होंने पता लगाया। उसके बाद उसको अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला, यदि इनको हम भोग विलासिता की तरफ और बढ़ा दें, इनकी शिक्षा पद्धति को हम कमज़ोर कर दें, तो इनको हम अपने अधीन कर सकते हैं। तो उन्होंने वहीं पर भारत देश के जो उसका सभ्यता थी, भारत देश की सभ्यता को खंडित करने के लिए उन्होंने राजाओं का सहारा लिया और अंततः वे अपने इस छल भरे कार्य में सफल हुए। और उन्होंने राजाओं के साथ मिल करके पहले तो धीरे धीरे उनको अपने वश में किया, फिर उसके बाद संपूर्ण भारत देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसके फलस्वरूप हम लोग इनके अधीन हो गए। और उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर बहुत कष्ट ढाना शुरू किया, इनको अपना दास बना करके रखने लगे और बहुत ही कठिनाई, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही इनसे मेहनत लेते और बदले में इनके किए गए कार्य का थोड़ा मुनाफा देते, बहुत कम मुनाफा, जिनसे इनका भारतीयों का जीवन गुजर बसर करना भी नामुमकिन था। तो ये सब जब घटना चक्र चल रहा था, इसी में कुछ महापुरुष जन्म लिए, कुछ शक्तियां अवतरित हुई, कुछ ऐसे चिंगारी फूटी लोगों के हृदयों में कि भारत देश को स्वतंत्र कराने का जो स्वप्न आया, विचार आया, वो महापुरुषों के हृदयों में आया और उन्होंने ये संकल्प बनाया कि ये जो हमारी मातृभूमि है, हम इस अपनी मातृभूमि को इन विदेशियों के चंगुलों से आज़ाद कराएंगे। उस दौरान कई सारे विदेशी हमारे भारत देश में आए और
अपना आधिपत्य यहाँ पर जमाया। लेकिन जो ये चिंगारियाँ जागृत हुई, प्रज्वलित हुई, उन चिंगारियों के माध्यम से हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने का जो स्वप्न वीर महापुरुषों ने देखा और उसको अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने जान की अपनी कुर्बानी दे करके उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराया। और इसीलिए जीवन पर्यंत चिरंतन काल तक वो हमारे हृदयों में आज भी जागृत हैं, आज भी पूजनीय हैं और हम उनको निरंतर याद करते रहेंगे। आने वाली हमारी पीढ़ी निरंतर याद करती रहेगी। तो मित्रों, ऐसे ही उन महापुरुषों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद चंद्रशेखर और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे तमाम महावीर वीर पुरुष हुए। शिवाजी, बहुत ही महापुरुष हुए जिन्होंने अपना ये योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में दिया और अपनी मातृभूमि को समझा, अपनी मातृभूमि की रक्षा किया। तो इसी में जब उस समय हम लोग 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होने वाला था, यानी कि जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, उसके बाद से कई साल बीते, फिर धीरे धीरे 1947 में हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ, तो उसके पहले से ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुए सरदार पटेल जी अपना कई वर्ष जब स्वतंत्रता की आंदोलन में दे चुके, तो धीरे धीरे इसके कूट चक्रों को समझ करके उन्होंने भारत के जो छोटे छोटे राजा थे फिर से उनको एकत्रित करने का अनूठा प्रयास किया, जो कि किसी के विचार में नहीं आया, वो इनके विचार में आया कि भारत अगर फिर से खंडों में रहेगा तो फिर से कोई ना कोई इस पे अपना आधिपत्य स्वीकार कर लेगा, आधिपत्य जमा लेगा। तो उसी समय उनके विचार में आया कि अब भारत को हमें एकीकृत करना चाहिए, राज्यों में नहीं बंटना चाहिए इसको। तो उस समय पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, तो इनको वो युक्ति सूझी, उपाय सूझा और इन्होंने योजना बनाया और मेनन नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर के इन्होंने देश के संपूर्ण राजाओं से मुलाकात किया और सबसे मुलाकात करके सभी को उन्होंने संगठित किया, एकत्रित किया और सबके विचारों को ये बनाया कि सब लोग अपनी स्वेच्छा के साथ भारत में विलय करेंगे, यानी कि ये जो राजतंत्र प्रणाली है इसको हम खत्म करेंगे, नहीं तो फिर कोई ना कोई किसी न किसी अंग्रेज देश के या किसी न किसी व्यक्ति के अधीन हमको फिर से अपना सारा जीवन गुजारना पड़ेगा। इन्होंने समझाया, लोग मान भी गए और इन्हीं के प्रयासों की वजह से आज जो आप अखंड भारत देख रहे हैं, इस अखंड भारत का निर्माण हुआ है। यानी भारत के एकाकीकरण में जो अनूठा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है, उसी के कारण आज ये हमारे हृदय में जीवित हैं और अनंत काल तक ऐसे जीवित रहेंगे। तो उनका ये अनूठा प्रयास रहा। लेकिन उस समय समझाने के बाद भी 3 महानगर यानी 3 राजवंश ऐसे थे जिन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक तो अपना जम्मू और कश्मीर था, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़ था। तो इन 3 जगह के जो राजा थे, ये 3 जगह के राजा इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए व गृह मंत्री के रूप में चुने गए। तो केवल 1 या 2 जगहों पर इनको अपनी भारतीय सेना भेजनी पड़ी। हालांकि इनके प्रयासों के फलस्वरूप अंत में ये तीनों राज्य भी हमारे भारत देश में विलय हो गए और अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान निभाए। और इस अखंड भारत को निर्मित जितना हम कहते हैं कि अखंड भारत कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको बनाने में कितना समय लगा, इसको जोड़ने में कितना समय लगा, ये तो वही महापुरुष जानते हैं, वही हमारे महान नेता जानते हैं जिन्होंने इसको अखंड भारत बनाने में अपना योगदान निभाया, अपनी भूमिका निभाई। उस समय ना गाड़ियों का साधन था ज़्यादा, ना कहीं इतनी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी उन कठिन परिश्रमों, उन कठिन समस्याओं का सामना करके दुर्लभ कार्य को इन्होंने सुलभ बना दिया। और आज उसका परिणाम ये निकला कि हमारे भारत देश में लोकतंत्र प्रणाली स्थापित हो गई और इसका अपना खुद का एक संविधान हो गया, इसका अपना खुद का एक सरकार हो गई और ये खुद अपने जो राज्य हैं, जो देश हैं, इसको संचालित करने में सक्षम हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों,
ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जी जो रहे, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपनी मातृभूमि की सेवा में लगाया और इस भारत देश को एकत्रित करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, क्योंकि इनका ही विचार, इनकी ही भावना आज इस अखंड भारत देश के निर्माण को अखंड की है। तो आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन पुण्यतिथि है, तो मेरी तरफ से आज ऐसे महापुरुष के चरणों में सत सत नमन है। और माँ भारती की सेवा करते हुए, अपने पद पे आसीन रहते हुए, इन्होंने अपना जो इनको उत्तरदायित्व मिला, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इन्होंने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और निर्वहन करते हुए 1950 ईस्वी में 15 दिसंबर के महीने में ये महापुरुष पंचतत्व में विलीन हो गए। तो ऐसे महापुरुष का आज जो है जयंती थी, तो उनकी जयंती पर आज हम फिर से उनको याद कर रहे हैं। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है, उनको याद करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। तो मित्रों देखिए, इन महापुरुषों की जीवनियाँ भी हमको याद रहनी चाहिए। इनको, इनके किए गए कार्यों को हम अपने हृदय में जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं, जब तक इनको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर भी देशभक्त की ज्वाला प्रज्वलित नहीं होगी। कहीं ना कहीं इनकी जो किए कृत कार्य हैं, वो कृत कार्य ही हमारे अंदर जो चिंगारी है उसको हमें प्रज्वलित करने में सहायक होती है। तो सभी महापुरुषों की जीवनियाँ, उनकी कृत कार्य हमको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। और इन्हीं प्रयासों के साथ आज जो एक प्रयास और हो रहा है कि इनकी, जब हम भारत देश में हैं और इन कृत्यों को जब हम हिंदी रूप में पढ़ेंगे तो अधिकतर लोगों को, क्योंकि हिंदी हमारे भावों से जुड़ी है, हमारी आत्मा से जुड़ी हुई एक शब्द है, एक ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी ताकत है जिसको हम समझ सकते हैं। तो हिंदी में जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आएंगी, वो हमको अंतर मन तक झकझोरेंगी। तो आज भले ही उस समय जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो भी स्थिति है, मुझे ये पूरा विश्वास है उनकी कृत कार्यों को पढ़ करके कुछ ना कुछ ऐसे उपाय आज भी हम लोग निकाल सकते हैं कि जिससे कि हमारा जो देश का अंदरूनी ढांचा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और अपने वचनों को, और कहने सुनने में यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए, देखिए, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप लोग जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में, और एक कदम हिंदी की ओर, तो @ एक कदम हिंदी की ओर, ये आपका अपना YouTube चैनल है। इसको बराबर, इस पर ऐसे ही ज्ञानदायक वीडियो आप लोगों के बीच में साझा किए जाते हैं, तो इसको अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मात्र 3 चीज़ें ऐसी हैं जो केवल आप ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।